दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है महाबली सागा और बोनो का संग्राम पार्ट 2। यहाँ तक की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं महाबली सागा बोनो का संग्राम में। तो पहले आप उसको पढ़े तभी पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वो कॉमिक्स आपको प्ले लिस्ट में महाबली सागा का फोल्डर है, उसके अंदर मिल जाएगी। तो पढ़ते हैं आगे से। उस छोटी सी पनडुब्बी में दूसरी सवारी के लिए स्थान था तो नहीं, लेकिन सामान रखने के लिए उसमें एक अलमारी अवश्य थी, जिसमें बोने सुविधा से बैठ सकते थे। क्षमा करना दोस्तों, इस जलवान में इससे अधिक सुविधाजनक स्थान बनना मुश्किल है। हमारे लिए सबसे अधिक सुविधाजनक यही है कि तुम हमें हमारी दुनिया में वापस ले जा रहे हो। फिर वह छोटी सी पनडुब्बी अचानक गहरी कोसी नदी की सतह पर फिसलती हुई उत्तरी अचल की ओर बढ़ चली और कुछ ही देर बाद समुद्र में। हम अपनी दुनिया में कब तक पहुंचेंगे मावली? जब सूरज हमारे सिर से उतरकर पूरब में समुद्र की लहरों पर उतरता नजर आएगा, तब तुम्हें अपनी दुनिया के पहाड़ नजर आने लगेंगे। इस क्षेत्र की जल सेना की गश्ती नौकाएं नजर आने लगी थी, इसलिए महाबली शाखा अपनी पनडुब्बी गहराई में ले गया, चूंकि उन गश्ती नौकाओं से सामना होने पर उनकी यात्रा में विलंब हो सकता था। और जब सूरज उनके सिर से उतरकर पूर्व में पहाड़ों की ओर झुकता नजर आने लगा, तब वह रही हमारी दुनिया और वह रहे हमारी दुनिया के पहाड़। और जब तक जेम्स कार्नवाल वहां नहीं पहुंचता था, तब तक मेरे अतिरिक्त बाहरी दुनिया का कोई आदमी नहीं जानता था कि उन मासूम पहाड़ों के गर्भ में छोटे छोटे मासूम इंसानों की दुनिया है। हालांकि जेम्स तथा उसके साथियों को लेकर वहां पहुंच रहा है, और वहां बसी बोनो की दुनिया को देखने के बाद अगर इनमें से एक भी आदमी वापस लौट गया, तो फिर बोनो की इस दुनिया में बाहरी लोगों का आवागमन शुरू हो जाएगा। बहुत से मुल्क बोनो की इस दुनिया को अपने मुल्क की सरहद में लेने की कोशिश करेंगे, और उन बड़े मुल्कों की खींचतान तथा स्वार्थी लोगों की वह भीड़ जो इन बोनों पर अपना अपना अधिकार जमाने के लिए आपस में लड़ेगी, उन सब हंगामों में संभव है इन बोनों का अस्तित्व ही न रहे। कुछ ऐसा प्रयत्न करना होगा जिससे इन मासूम बोनों का अस्तित्व सदा बना रहे। मैं नहीं चाहता कि सृष्टि के यह नन्हे अहिंसक भोले भाले मासूम प्राणी बाहरी दुनिया के शिकारियों का शिकार होकर सृष्टि के अन्य प्राचीनतम प्राणियों की तरह विलुप्त हो जाएं। इन्हें बचाने के दो रास्ते हैं। पहला यह कि लाखों तथा उसके गिरोह का एक भी आदमी जीवित न बचे। दूसरा यह कि इन पहाड़ों में इन्हें इन नन्हे बोनों का कोई वजूद ही नजर न आए। जेम्स कार्नवाल द्वारा ले जाए गए इन बोनों को वह नकली समझे। इस बीच लाखों का अभियान दल। लाखों मान हमें यहीं उतरना है। ठीक है, मैं आदेश देता हूँ। जयकार्ड सावधान से एक एक हेलीकॉप्टर नीचे उतारो। जो आज्ञा लाखों मान। और जब तक चारों हेलीकॉप्टर धरातल पर उतरे, वहां के पहाड़ आसमान से मिली रात की काली चादर चादर ओढ़ चुके थे। रात भर सब हेलीकॉप्टर में ही रहेंगे। ठीक है, जयकार्ड गिरोह के हर एक आदमी से कह दो, लाकुमान रात होगी, इसलिए खजाने की खोज का काम कल आरंभ हो सकेगा। जो आज्ञा लाकुमान। लेकिन हलाकू के गिरोह से 2 घंटे पहले पहुंचेगा मावली शाखा एक छोटे से माइक्रो रिसीवर के माध्यम से अपने छोटे से ट्रांसमीटर पर उनका वार्तालाप सुन रहा था। यह अच्छा ही हुआ कि इनके आगमन से पहले ही मैं नीचे कई छोटे छोटे शक्तिशाली माइक्रो रिसीवर छुपा आया था, वरना मुझे कैसे पता चलता कि यह लोग सुबह अपनी खोज आरंभ करेंगे। देखो मावली, इनमें से एक वही है जो हमें ले गया था। अब वह अपने ज्यादा लोगों और ज्यादा उड़ने वाले मशीनों को लेकर आया है। फिक्र मत करो इस बारे। यह तुम्हारे लोगों को तो क्या ले जाएगा, बल्कि खुद ही वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकेगा। ठीक है, चलो महाराज के पास चले। मेरा ख्याल है महाराज ने हमारे अपहरण के बाद इन लोगों से निपटने के लिए कुछ न कुछ विशेष तैयारी अवश्य की होगी। हाँ मावली, महाराज को अपने दर्शन कराई दो। मावली शाखा ने भी यही समझा कि बोनो के राजा से मिलकर अगला कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए, अतः उनकी बात मानकर वह उनके साथ चल पड़ा। वो लगभग आधे घंटे तक चक्करदार पहाड़ी रास्तों, सुरंगों और मुहावनों में से निकले हुए वह एक ऐसे स्थान पर रुक गया जहां पहाड़ में नाली नुमा एक सुराख था। वास्तव में यह सुराख ही पहाड़ों के गर्भ में छुपे बोनों की दुनिया का एक प्रवेश द्वार था। हमें अफसोस है महाबली कि हम इस रास्ते से बढ़ नहीं सकते।
इसलिए तुम्हें इसमें इस प्रकार लेटकर चलना होगा जिस प्रकार तेरा पवित्र काला नाग चलता है। अफसोस मत मनाओ, क्योंकि 100 वर्षों पहले भी मैं बिना किसी असुविधा महसूस किए इसी रास्ते से तुम्हारी दुनिया में गया था। भले ही यह बात सच नहीं थी कि 100 वर्ष पहले जो महाबली शाखा यहाँ आया था वह यह महाबली शाखा नहीं बल्कि इसके दादा थे, लेकिन यह सच था कि 100 वर्ष पहले जो काला नाग दादा महाबली शाखा के साथ इस सुरंग में प्रविष्ट हुआ था, वही काला नाग अब भी वर्तमान महाबली शाखा के साथ सुरंग में प्रविष्ट हो रहा था। क्यों मेरे नाग दोस्त, तुम तो पहचानते होगे इस सुरंग को, क्योंकि तुम भले 100 वर्ष बाद सही लेकिन दूसरी बार इसमें प्रविष्ट हो रहे हो। फुस फुस। लेकिन यह आश्चर्य की बात थी कि नाली नुमा यह सुरंग महाबली के लिए तंग अवश्य थी, लेकिन लगभग 1 किलोमीटर लंबी इस सुरंग में घुटन हवा की कमी की का तनिक भी एहसास नहीं हो रहा था, चूंकि इसकी दीवारों में असंख्य सुराख थे। इन सुराखों से तो तुम अपने इस टापू पर आने वालों को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो। हमारे कुछ सैनिक इस सुरंग में हमेशा खड़े रहते हैं और जब भी कोई हमारे इस टापू की ओर आता है उसकी सूचना तुरंत सबको पहुंचा दी जाती है, ताकि हमें से कोई भी बाहरी लोगों की मौजूदगी में पहाड़ी के गर्भ में छुपे अपनी दुनिया से बाहर न निकले। उस संकरी सुरंग का अंत एक गुफा में हुआ जिसकी छत कम से कम 30 फीट ऊंची थी। यह मत समझना महाबली कि हमें कोई देख नहीं रहा होगा। तो क्या कोई देख भी रहा है हमें? और बोनो के उस रहस्य उद्घाटन पर ही कि उन्हें छुपी हुई आंखें देख रही थी, महाबली ने भी आश्चर्य देखा। महाबली ने भी आश्चर्य तथा अविश्वास प्रकट किया ही था कि एक आग चारों ओर से नन्हे तीरों की बौछार हो गई। देखा इस प्रकार, यदि कोई बाहरी दुनिया का आदमी यहाँ पहुंच जाए तो इन तीरों से उसका जिस्म बिंध जाएगा। और यह तीर इतने जहरीले हैं कि पहले तीर के लगते शिकार गिरता है, अकड़ता है और खत्म हो जाता है। कृपया ध्यान दें, यह स्वागत शब्द तीरंदाजों ने अपने तीर जमीन में गाड़कर अपनी भाषा के अक्षरों में लिखा था, लेकिन पाठकों की सुविधा के लिए चित्र में हिंदी के अक्षरों में लिखा गया है। स्वागत। ओ काले अजगर वाले महाबली देवता, मैं और मेरी दुनिया के लोग तेरा स्वागत करते हैं। मैं भी तुम सबको देखकर खुश हूँ महाराज, लेकिन मुझे दुख है कि मेरी दुनिया के लोग तुम्हारे आदमियों का अपहरण कर ले गए थे, लेकिन उन्हें वापस लाकर मैंने तुम्हारी मदद करने का अपना यह वायदा निभा दिया है जो 100 वर्ष पहले तुम्हारे दादा से किया था। हाँ, मैं देख रहा हूँ दूसरी दुनिया के महान आदमी, वह 500 तेरे साथ आए हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि जो आदमी इन्हें यहाँ से ले गया था वह भी पहले से ज्यादा आदमियों तथा उड़ने वाली मशीनों के साथ यहाँ आ पहुंचा है। वह मेरे साथ नहीं, मेरे बाद में आया है, लेकिन विश्वास करो इस बार वह यहाँ से किसी को नहीं ले जा सकेगा। मैं जानता हूँ मावली कि तुम जो कहते हो वही करते हो तथा वही होता भी है, लेकिन इस बार हम भी तैयार हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ हमारे सैनिक कर देंगे। तुम हमारी दुनिया में अतिथि हो, इसलिए हमें अतिथि सत्कार का अवसर दो। दुश्मनों के बारे में हम सुबह बातचीत करेंगे। क्या मुझे बता सकते हैं महाराज कि आपने किस प्रकार की व्यवस्था की है? अपनी उस व्यवस्था के बारे में मैं इतना ही बता सकता हूँ बावली कि बाहरी दुनिया में से आए लोग हमें देखेंगे तो नहीं, देख नहीं पाएंगे, जबकि हम उन्हें इतना विवश और लाचार कर देंगे कि उनके सामने जिंदगी और मौत के दोनों रास्ते होंगे, लेकिन वह जिंदगी की बजाय मौत का रास्ता अपनाते नजर आएंगे। और फिर रात भर बोनों की उस दुनिया में मामूली शाखा के आगमन की खुशी में जश्न और तमाशे होते रहे। पत्र के जिस शिलाखंड पर वह बोने नृत्य गान तथा नाटक इत्यादि का आयोजन करते थे, उस शिलाखंड को डाइनिंग टेबल बनाकर उस पर मावली के लिए भोजन लगाया गया। भोजन भी शुद्ध शाकाहारी था और वह पहाड़ों के गर्भ में उगने वाले स्वादिष्ट फलों से तैयार किया था, जो मावली शाखा को अपनी दुनिया के बेहतरीन पकवानों से भी अधिक स्वादिष्ट लगा। और खा मावली। नहीं, बहुत खा लिया, कम से कम तुम्हारे 500 लोगों का भोजन मैं अकेला चट कर गया हूँ। इन छोटे छोटे बौनों के नए नए तथा विचित्र खेल तमाशों तथा अन्य करतबों ने मावली शाखा का मन इस कदर बहलाया कि सबकी रात गुजर गई, इसका एहसास ही न हुआ। वाह, बहुत सुंदर। तभी, अरे नहीं, सुबह हो गई। वह देखो, सूरज की किरणों ने तुम्हारी दुनिया में फैली मसालों को रोशनी को फीका कर दिया। तो इसमें हैरानी की क्या बात है? सचमुच सुबह हो गई है।
अब बाकी सारे सुराग भी खोल दिए जाएंगे ताकि हमारी दुनिया में भी दिन निकल आए। उफ, कितनी बड़ी भूल होगी। मुझसे मनोरंजन में इतना खो गया कि यहाँ आने का अपना मकसद तक भूल गया। तुमसे कोई भूल नहीं हुई महाबली, क्योंकि जो काम तुम करना चाहते थे उसमें से आधा काम तो हो भी चुका है। क्या मतलब? बाहर जाकर तुम स्वयं ही देख लोगे। टोंटू, जाओ महाबली को वहां पहुंचा दो जहां से सारा नजारा देखा जा सकता है। जो आगे हमारा, चलिए महाबली। जिस रास्ते से महाबली सागा अंदर आया था उसी रास्ते से इन दोनों की इस छोटी सी दुनिया का वजीर टोंटू महाबली को अपनी दुनिया से बाहर एक ऐसे स्थान पर ले आया जहां से वह इन दोनों द्वारा की गई दुश्मन की तबाही का नजारा साफ साफ देख सकता था। अरे नहीं, लाखों के गिरोह के चारों हेलीकॉप्टर चट्टानों की मार से चकनाचूर हो गए हैं। उसके दर्जन भर गनमैनों के शव मैदान में बिखरे पड़े हैं। देखा महाबली, यही थी हमारी व्यवस्था। ऊपर से चट्टानें लुढ़काकर तुमने दुश्मन की सारी ताकत नष्ट कर दी है, और शायद तुम्हारे सैनिकों ने जहरीले तीर भी बरसाए हैं। तुम्हारा अनुमान सही है महाबली, लेकिन तुमने इतने ऊंचे पहाड़ों पर इतनी बड़ी चट्टानें पहुंचाई कैसे? महाबली, यह चट्टानें पहाड़ों की चोटियों पर रखी नहीं थी, और न ही हम इन चट्टानों को पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ा सकते थे, बल्कि हमारे सैनिकों ने बड़ी परिश्रम से पहाड़ों की चोटियों को काट कर उन्हें मामूली सी रुकावटें लगाकर रोका था। सुबह जैसे दुश्मन अपनी बानों में से बाहर निकला, हमारे सैनिकों ने रुकावटें हटा दी, और इससे पहले कि दुश्मन संभल पाता, चट्टानों ने उनके बानों को चकनाचूर कर दिया। धड़ाम। लेकिन लगता है वह सब नहीं मारे गए होंगे। कुछ बच भी निकले होंगे। हाँ, कुछ नहीं बल्कि आधे से अधिक दुश्मन बच निकले हैं, लेकिन टोटी अभी कुछ और कहना चाहता था, लेकिन मावली शाखा को अब उसकी बात सुनने की फुर्सत नहीं थी। अरे सुनो तो मावली, मैं सोच भी नहीं सकता था कि बदले की भावना तुम्हें इतना क्रूर व हिंसक बना देगी। मावली शाखा लाखों के गिरोह से निपटने के लिए जो तरीका अपनाना चाहता था, उसके लिए अब न तो समय बचा था और न अब उसका कोई लाभ था। अब तो एबो ने सैनिकों से बचकर भागे हुए लोगों को बचाना चाहता था। यह बोने अपने दुश्मन के प्रति इतने हिंसक है तो इसे गलत भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह उसी वक्त तक जीवित है तथा इनका रहस्य उसी वक्त तक बना हुआ है जब तक कि इनके दुश्मन इन्हें देखने के बाद यहीं पर खत्म न हो जाएं। तभी गुस्से से भरी एक दहाड़ पहाड़ों में गूंज उठी। मैं कहता हूँ रुक जाओ जेम्स। है यह आवाज? कुछ इस छलांगों में साका पहाड़ी पर आ पहुंचा। सारा खजाना मेरा, उस पर सिर्फ मेरा हक है। तुमने अगर एक कदम भी मेरी ओर बढ़ाया तो तुम्हारे जिस्म में इतनी गोलियां धस जाएंगी जिन्हें तुम गिन भी न सकोगे। बेवकूफी मत करो जेम्स। इन खतरनाक बोनों के बीच में से वह खजाना तुम कैसे ले जा सकोगे? इसके लिए तुम्हें मेरी जरूरत तो पड़ेगी। इसलिए सामने आ जाओ, मैं तुम्हारी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। मूर्ख, उसे नहीं पता कि लाखों उसे बातों में उलझाए हुए, जिसका फायदा उठाकर लाखों के आदमी उसे घेर रहे हैं। लेकिन यहाँ रक्तपात नहीं होगा। लाखों जेम्स को मारकर खजाना खोना नहीं चाहेगा, इसलिए मैं बाकी लोगों को देखूं। लेकिन महाबली शाखा का अनुमान गलत था। जेम्स मूर्ख नहीं था। बोनों के आक्रमण से घबराकर जब सब भागने लगे थे तो जेम्स के हाथ बारूद की पेटी, एक गन तथा काफी कुछ मात्रा में कारतूस लग गए थे, और यहाँ वह अपनी चेयर और बारूद बिछाए बैठा था। अचानक पीछे से उसे दबोचने के लिए उसकी ओर बढ़ते लोगों ने में से एक का पैर एक ऐसे पत्थर पर पड़ा जिसके नीचे बारूद बिछी हुई थी। धड़ाम। ओह, हा हा हा। देखा लाकू, अपने पिल्लों का अंजाम। इससे सबक लो लाकू के पालतू पिल्लो। तुम में से एक को भी जीवित जिस्म मेरे पास नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन इस अवस्था में तुम कब तक रहोगे? भूख प्यास भूख प्यास से बेहाल होकर कभी अपने इस चक्रव्यूह से बाहर आओगे ही। इसलिए अकल से काम लो। इस समय खुद लाखों मान तुम्हारी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। अगर यह अवसर तुम चूक गए और आगे बढ़े हुए दोस्ती के हाथ को ठुकरा दिया, तो बाद में दोस्ती के इसी हाथ को मौत का शिकंजा बनाकर अपनी गर्दन पर कसा पाओगे। मैं तेरे इन धमकियों से नहीं डरने वाला कुत्ते। तू अपनी खैर मना। तीरंदाज बोने आते होंगे, उनके आते तुम तो क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी इस घेरे को तोड़कर भागोगे, या फिर जहरीले तीर खाकर लाश में बदल जाओगे।
बचोगे तुम भी नहीं। इन दोनों के असली दुश्मन तो तुम ही हो। तुम इनके 5 साथियों को ले गए थे। वह टोनी उसके सिर पर पहुंच गया। अगर उस गधे का निशाना सही बैठ गया तो इसकी बकवास यहीं समाप्त हो जाएगी। वो लुढ़कता हुआ उसका जिस्म मेरे कदमों में आ गिरेगा। मैं ऐसी जगह पर बैठा हूं जहां बोनों के तीर कभी नहीं पहुंच सकेंगे, और अगर वह मेरे पास आए तो उनका भी वही अंजाम होगा। तभी तभी टोनी ने बड़े ही सधे हाथ से पत्थर फेंका। जो तेरे आदमियों का हो चुका है। थॉक। और अगले क्षण लाखों की इच्छा पूरी हो गई। दुर्भाग्य से तभी जेम्स के पैर के नीचे का पत्थर भी उखड़ गया। उफ। वह भारी पत्थर जेम्स के साथ साथ नीचे आया और फिर जेम्स की टांगों पर आ गिरा। लेकिन जेम्स रास्ते में बेहोश हो गया था, वरना उसके अलग से एक दर्दनाक चीख उगल पड़ती। दौड़। मैंने कहा था न जेम्स कि दोस्ती के लिए बड़े हुए हाथ को ठुकराने का नतीजा बहुत बुरा होगा। मैं चाहूं तो अब तुम्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए मजबूर कर दूं, लेकिन पिछली बातों को भूलकर मैं तुम्हें एक आखिरी अवसर दे रहा हूं। उठकर खड़े हो जाओ और मुझे खजाने तक ले चलो। फिलहाल इसकी बात मान लेनी चाहिए, आगे चलकर तो इससे पीछा छुड़ा ही लूंगा। लेकिन जैसे उसने खड़े होने की कोशिश की तो उसके मुंह से चीख निकल गई। आह मेरे पैर। उफ। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। आह। अरे क्यों, क्या हुआ? मेरे हक में यह भी अच्छा हुआ क्योंकि अब तू चकमा देकर भाग नहीं सकेगा। हिम्मत से काम लो जेम्स, मत भूलो कि तुम खजाने के एक बड़े हिस्से के मालिक बनने वाले हो। और फिर शहर पहुंचते ही मैं तुम्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करा दूंगा। दूसरी ओर हालांकि मामूली शाखा ने वह धमाका सुना था जो जेम्स द्वारा बिछाई बारूद पर हलाकों के गिरोह के एक सदस्य का पैर पड़ जाने से हुआ था। धमाकों के साथ शाखा ने मरने वालों की चीखें भी सुनी थी, लेकिन अब वह घटना स्थल से काफी दूर आ गया था और ठीक उसके सामने घाटियों में क्या अच्छा होने जा रहा था। जेम्स और हलाकू के बीच जंग छिड़ गई है, और अगर मैं उधर उस जंग को रोकने जाता हूँ तो यह सब लोग बोनों के जहरीले तीरों का शिकार बन जाएंगे, क्योंकि बोने अपना तीर कमान संभाल रहे हैं। वह मना कर रहा है। लेकिन क्यों? मावली। अगले क्षण ठहरो। मावली तुम्हें हुक्म देता कि तुम अपनी कमान से एक भी तीर भी नहीं छोड़ोगे। तो क्यों न पहले इस जंगली को ही ठंडा करो और एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो। वह सब उस इस क्षेत्र में अपने एकमात्र मददगार को ही अपना शत्रु मानकर उस पर फायरिंग कर बैठे। मैं जहरीले तीरों का शिकार बनने से पहले तू बारूद के इन शोलों का स्वाद चख। अरे ओह मूर्ख, यह मुझ पर ही फायरिंग कर रहे हैं। हड़बड़ाहट में बचाव के लिए उछलते शाखा का पैर एक पत्थर पर पड़ा और वह पत्थर अपने स्थान से हट गया। ओह। ओह। देखो दोस्तों, मुआवले उनकी मदद करना चाहता था, पर इन शैतानों ने अपने मददगार को भी नहीं बख्शा। निशाना लगाओ, इन दुष्टों ने हमारे अतिथि पर हमला किया है। उफ। और अगले क्षण उत्तेजित तीरंदाज बोने तीर बरसाने लगे, और फिर उनमें से एक भी गनमैन को वहां से भागने, छुपने, जवाबी हमला करने तथा हमलावरों को देखने तक का अवसर नहीं मिला। बोने के निशाने एकदम सच्चे थे। उनका एक भी तीर निशाने से अलग ही लगा। उफ। आह। आई। ओह। अफ। अरे नहीं। बोनो ने उनमें से एक को भी नहीं बख्शा। मावली, हमने पहली बार देखा कि तेरी दुनिया की है शैतान अपने मददगार पर ही हमलावर हो जाते हैं। पर तू इन्हें हमारे तीरों से बचाना चाहता था, पर देख, इन्होंने तुझे ही मार डालना चाहा। और जैसे ही तू जमीन पर गिरा, हम अपने आप को रोक न सके। हमने सबको सुला दिया। अनर्थ हो गया। मेरे लाख यह चाहने के बावजूद भी कि इनमें से कोई भी न मरे, सब के सब मर गए। अब इनमें से कोई बचा होगा तो वह वही होगा जहां जेम्स की घेराबंदी की गई थी। इस बीच इधर लाकू समझ रहा था कि जेम्स उन्हें खजाने की ओर ले जा रहा है, जबकि हकीकत यह थी कि जेम्स अब अपनी पराजय स्वीकार कर चुका था। इसलिए वह लाकू को उन पहाड़ियों में भटका रहा था। दोनों पैर गंवाने के बाद अब मेरा यह सोचना व्यर्थ ही है कि अब मैं कभी अपने घर पहुंच सकूंगा। अगर अलाकू को मैं खजाने तक ले भी गया तो वह खजाना ढोने की फिक्र करेगा,
न कि मुझे इस प्रकार उठाए उठाए फिरेगा। आह, मेरा घर और मेरी पत्नी मार्था, जिसकी आंसुओं से भरी आंखें मेरा घर लौटने की प्रतीक्षा कर रही होगी, लेकिन ये वह मुझे कभी न देख सकेगी। मैंने 5 बोनों को उसके परिवार से अलग किया था। शायद यह उसी की सजा मिल रही है मुझे कि मैं अपने घर से और अथाह प्रेम करने वाली अपनी पत्नी से दूर एक अनजानी धरती पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हूँ। मेरे जीवन की वह आखिरी और सबसे भयानक भूल थी जब मैं अपने मददगार दोस्तों के साथ पहली बार पहाड़ों की इस धरती पर उतरा था। अच्छा होता कि मुझे यहाँ न बोने नजर आते, न एक खजाना दिखाई देता। लेकिन जेम्स का सोचना गलत था। बोने वहां से गए नहीं थे, बल्कि प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब यह पूरा गिरोह किसी ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां उनके तीर इन सबको एक साथ भेज सके। और अब वह एक ऐसे स्थान पर थे। बोनों के धनुषों पर तीर चढ़ चुके थे और लेकिन मुझे इस हालत तक पहुंचाने वाले है शैतान हलाकू है। पता नहीं कहाँ जा छुपे हैं जहरीले तीरों वाले बोने, जो अब तक इस शैतान को नहीं देख सके। बिना किसी अग्रिम चेतावनी के उन्होंने जहरीले तीरों की बौछार कर दी। बोने जहरीले तीर। आह, उफ। आ गए बोने, आ गए, हा हा हा। आई। इस मावली शाखा ने इलाकों के गिरोह तक पहुंचने में बहुत तेजी दिखाई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज गति मौत की थी। उफ, देर हो गई यहाँ भी। मावली देखी हमारी व्यवस्था। भारी दुनियाशाही शैतानों को हमने इतनी गहरी नींद सुला दिया है कि अब ये कभी नहीं उठ सकेंगे। सचमुच यह शैतानों का गिरोह था। इनकी मौत पर कोई अफसोस नहीं, लेकिन ये आखिर इंसान थे। लेकिन इनके मरने पर खुशी भी नहीं मनाई जा सकती। तभी महाबली को मैदान में पड़ा एक जिस्म मिलता नजर आया। उफ। नहीं, सब नहीं मरे, एक में अभी जान बाकी है। और वह इकलौता जीवित व्यक्ति जेम्स कार्नवाल था। मेरे घर पर कोई मेरा इंतजार कर रहा है दोस्त। अगर चाहो तो मेरा एक काम कर सकते हो। मार्था, यह मेरी पत्नी का नाम है। उसे बता देना कि मैं इस काबिल नहीं था कि उसके पास लौट सकूं। उसे समझा देना कि अब वह मेरी प्रतीक्षा न करे। महाबली शाखा ने जब उसे बताया कि वह स्वयं भी उसी की तरह इस धरती पर अजनबी है, तो जेम्स के मुंह से करासी निकली। महाबली शाखा ने बताया कि वह मार्था से मिल चुका है और उन 5 बोनों को भी वहां वापस ले आया है। तो जेम्स के मुंह से एक शक्ति भरी करार निकली। मैं अपने साथ जिन 5 आदमियों को लाया था, वह शहर पहुंचते ही इलाकू से जा मिले थे। चूंकि मैंने उन्हें उस खजाने में हिस्सेदार बनाने से इनकार कर दिया था, जो इत्तेफाक से मुझे यहाँ एक गुफा में नजर आ गया था। लेकिन तुम चाहो तो तुम्हें उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता बता सकता हूँ। नहीं जेम्स, मेरी दिलचस्पी शांति, अमन और प्यार का खजाना पाने में रही है। और अब हौसला बनाओ अपने अंदर, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। नहीं, अब देर हो चुके। यह तीर मेरे पास आ गिरे थे। इस यह मुझे वहां पहुंचा देंगे जहां पहुंचने के बाद मुझे किसी खजाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। ओह, इन तीरों को अपने जिस्म में घोंपने की बहुत फुर्ती दिखाई है इसने। टोटो महाराज से कह देना कि मैं इस नाराजगी के साथ अपने वतन लौट रहा हूँ कि अगर वह मेरे परामर्श से योजना बनाते तो ये नरसंहार किए बिना वे अपने जाति को बाहरी दुनिया की नजरों से छुपाए रखने के लिए अपने उद्देश्य में सफल हो सकते थे। और बिना किसी से मिले महाबली शाखा अपनी छोटी सी पनडुब्बी में सवार हो कोहिमा के भीड़ों की दिशा में बढ़ चला। वह जानता था कि अब अगले उस समय तक जब भविष्य में कभी महाबली शाखा यहाँ नहीं आएगा, तब तक यह दोनों इस बात को भूलेंगे नहीं कि महाबली आखिरी बार उनसे मुलाकात करके उनसे विदा नहीं हुआ था। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।